नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा था आद्य ऐतिहासिक काल का वर्गीकरण। आद्य ऐतिहासिक काल के प्रथम अध्याय की ओर आगे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति की लंबी एवं वैविध्यपूर्ण इतिहास का आरंभिक बिंदु माना जाता है। हालांकि पहले से ऋग्वैदिक काल को हड़प्पा सभ्यता से पहले ऋग्वैदिक काल को भारतीय इतिहास का आरंभिक बिंदु माना जाता था, परंतु 1921 में दयाराम साहनी के शोध के पश्चात हड़प्पा सभ्यता को भारतीय इतिहास का आरंभिक बिंदु माना जाता है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता पर। अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में अध्ययन की बात की जाए तो सबसे पहले इस अध्याय को कई भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का परिचय। दूसरी अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, क्योंकि इस सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ इतिहासकार इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, कुछ इतिहासकार इसको सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं, कुछ इतिहासकार इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस तरीके से इसके अलग अलग नाम हैं। तो इसके नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में इसके कालक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में इसके उद्भव के बारे में अध्ययन करेंगे। कई इतिहासकारों का इसके उद्भव के बारे में भी अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार इसको मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता या मिस्र सभ्यता की देन मानते हैं, और कुछ इतिहासकार इसको बलूचिस्तान सिंध के क्षेत्र में जो सोथी संस्कृति या नल्ला संस्कृति जो विकसित हुई उसी से इसका जन्म मानते, उद्भव मानते हैं। तो उद्भव के बारे में भी बहुत सारी मिथ्या बातें, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके विस्तार के साथ साथ इसके प्रमुख स्थलों के साथ साथ इसके साक्ष्यों के बारे में अध्ययन करना रहेगा। तो विस्तार, स्थल एवं इसके साक्ष्यों के बारे में। अगर इसके बाद हम बात करें तो इसके व्यापार वाणिज्य के बारे में, यानी इसके नगरीय क्रांति होने के बारे में जो चीज़ें स्पष्ट आती हैं, व्यापार एवं वाणिज्य, अथवा इसके साथ सांस्कृतिक जो विविधताएं हैं, तो इस तरीके से व्यापार एवं वाणिज्य, इसके साथ साथ जो सांस्कृतिक विविधताएं, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसके आर्थिक एवं राजनैतिक जो भी पहलू होंगे, यानी हड़प्पा सभ्यता में राजनीतिक प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अंतिम जो हमारा अध्याय रहेगा इसके अंतर्गत, वो हमारा रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, क्योंकि पतन के बारे में भी कई इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया है, इसलिए इसके पतन के बारे में भी हम बात करेंगे। कई इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण सूखा माना है, कुछ इतिहासकारों ने बाढ़ को कारण माना है। तो इस तरीके से अलग अलग मत हैं, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चूंकि एक बहुत बड़ा अध्याय बन जाएगा, इसलिए इसको हम 3 से 4 वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि परिचय से लेकर के और इसके उद्भव या कालक्रम तक जरूर देख लिया जाए। जहाँ तक संभव होगा छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल की पहली कक्षा, हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का परिचय। तो अगर हम बात करें परिचय में, तो इसको बिंदुवत एक एक पॉइंट के तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो वर्ष 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई। पुनः एक बार ध्यान दीजिए, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जब इस सभ्यता की खोज की गई, तब हड़प्पा सभ्यता को हमने भारतीय इतिहास का आरंभिक बिंदु माना। इससे पहले ऋग्वैदिक सभ्यता को भारतीय इतिहास का आरंभिक बिंदु माना जाता था।
तो दयाराम साहनी के इस खोज से हमारे इतिहास को 1000 वर्ष और पीछे या पूर्व जाने का गौरव प्राप्त हुआ। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई 1921 में, जिसके माध्यम से हड़प्पा सभ्यता को हमने प्रथम भारतीय इतिहास के प्रथम नगर की संज्ञा दी या भारतीय इतिहास के आरंभिक बिंदु के रूप में स्वीकार किया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता 1000 साल और प्राचीन चली गई। अगर हम आधुनिक शोधों के माध्यम से बात करें तो आधुनिक शोध के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता के कई ऐसे स्थल खोजे गए जिनकी पहचान 3500 ईसा पूर्व के आसपास की गई है। तो लगभग उससे भी पुरानी हमारी भारतीय इतिहास की सभ्यता मानी जाती है। अगर इसके दूसरे पॉइंट की बात करें, बात आती है जब दयाराम साहनी के द्वारा इस सभ्यता की खोज की गई तो क्या ऐसी कई सभ्यताएं खोजी गई? हाँ जी, इसके बाद आज़ादी के बाद भी कई सभ्यताएं खोजी गई। तो अगर हम बात करते हैं दूसरे बिंदु में, तो अगले बिंदु के माध्यम से आप ये पढ़ सकते हैं कि भारत में पुरातात्विक स्थलों का पता लगाने का काम या उनको खोज करने का जो कार्य है वो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। तो अगले बिंदु के माध्यम से लिख सकते हैं कि प्राचीन स्थलों की पहचान व खोज भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के द्वारा की जाती है। कई बार एग्जाम की दृष्टि से ये पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में प्राचीन स्थलों का पता किस संस्था के द्वारा लगाया जाता है, किस विभाग के द्वारा लगाया जाता है। तो भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग जो है वो प्राचीन स्थलों का पता लगाता है और उनके उत्खनन संबंधी कार्य की देखरेख करता है। अब जब बात हम करते हैं दयाराम साहनी के लिए, तो 1921 में जब दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी उस समय इसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल हुआ करते थे। अब इसके अलावा पूछा जा सकता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है या किसके शासनकाल में इसकी स्थापना हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और इसी वजह से अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहा जाता है। फिर से एक बार समझ लीजिए, वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 में या 1904 में आप कह सकते हैं, वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और इसी वजह से इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की, तो जब भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे, जिस वर्ष सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक के पद पर थे, उस समय 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। तो अगले बिंदु के माध्यम से आप इसको नोट कर सकते हैं कि जब इसके महानिदेशक जॉन मार्शल थे
तब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा एवं 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब सर जॉन मार्शल इसके महानिदेशक हुआ करते थे तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगर इसके अलावा हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्यों के बारे में, तो हालांकि इसका उत्खनन तो 1921 में हुआ, लेकिन इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हड़प्पा के क्षेत्र में एक ऊंचे टीले के रूप में, जिसको बाद में उत्खनन के बाद उस टीले का नाम एबी टीला रखा गया, तो उस टीले के पास से कुछ साक्ष्य प्राप्त किए थे, कुछ साक्ष्य एकत्रित किए थे। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों के बारे में जो जानकारी दी थी वो 1826 में चार्ल्स मैसन नामक एक व्यक्ति ने दी थी। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा क्षेत्र से अवशेष की पहचान की थी। यानी सबसे पहले हड़प्पा स्थल से एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने के प्रमाण किसने एकत्रित किए थे? चार्ल्स मैसन ने। 1826 में इन्होंने जिक्र किया, लेकिन बीच में कई गतिरोधों के कारण इस बात को दबा दिया गया। इसके बाद में जब जिक्र आया पुनः से हड़प्पा सभ्यता का, वो घटना थी 1856 में। 1856 में जब लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उस समय जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन नामक बंधुओं के द्वारा रेलवे लाइन के नीचे जो रोड़े डाले जाते हैं उसके लिए कुछ ईंटों की आवश्यकता पड़ी थी। तो इसी हड़प्पा क्षेत्र से कुछ ईंटें प्राप्त की गई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय उल्लेख तब आया, यानी हड़प्पा सभ्यता का द्वितीय उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन ने 1826 में किया था। द्वितीय उल्लेख जब हुआ, 1856 ईस्वी में लाहौर एवं कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन ब्रंटन एवं विलियम ब्रंटन के द्वारा किया गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं सबसे पहला जो उल्लेख हुआ वो चार्ल्स मैसन के द्वारा 1826 में, और दूसरा जो उल्लेख हुआ वो लाहौर और कराची के मध्य जब 1856 में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इस समय डलहौजी का शासनकाल था जब भारत में पहली रेल चलाई गई थी। तो इसी समय लाहौर और कराची के मध्य जब रेलवे लाइन बिछाते समय रोड़ों की आवश्यकता पड़ी, तो विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन नामक व्यक्तियों ने यहाँ से कुछ अवशेष प्राप्त किए थे। इसके बाद में 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में रह करके इन्होंने इस सभ्यता का पता लगाया। चूँकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर खोजा गया, और इसी वजह से इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते। तो इस तरीके से
इसके परिचय के बारे में बहुत सारी चीज़ें उभर कर सामने आती हैं। तो धीरे धीरे जो जो हम विषय को पढ़ेंगे इसका परिचय स्पष्ट होता चला जाएगा। एक और पॉइंट इसमें हम नोट कर सकते हैं कि इस सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। अक्सर इस समय जितनी भी सभ्यताएं इसके समकालीन थी, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे सुमेरियन सभ्यता हो, वहाँ पर कृषि को भी आधार रखा गया था। लेकिन इस सभ्यता के जो नगर नियोजन की प्रणाली है, जो नगरों का विन्यास है, उनको देख करके इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता का दर्जा दिया गया। तो जो जो हम बिंदुओं को स्पष्ट तौर पर अध्ययन करते रहेंगे, ये सारी चीज़ें उभर कर सामने चली आएंगी। तो अगर हम इसके बाद बात करते हैं, ये तो थोड़ा सा परिचय था। अगर इसके बाद हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के नामकरण के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता के अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। किसी ने इसको हड़प्पा सभ्यता कहा है, किसी ने इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा है, तो किसी ने इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहा है। तो इस तरीके से इसके नामों पर एक बार चर्चा करते हैं। तो ये थी हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब इसके बाद हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के नामकरण। आइए देखते हैं इसके नामकरण के बारे में। तो जैसा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो पहला नाम, सबसे प्रचलित नाम जो पड़ा, वो नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, इससे पूर्व भी हम पढ़ चुके हैं। चूँकि प्राचीन काल से ऐसा इतिहास में देखा गया है कि जिस भी सभ्यता का पहला नगर जो खोजा गया, उस सभ्यता को, उस पूरी सभ्यता को उस नगर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा ये हमारे भी इतिहासकारों ने किया। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला नगर जो खोजा गया 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया, वो स्थल था हड़प्पा पाकिस्तान में माउंट गोमरी जिले के आसपास का क्षेत्र है, रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा जो पहला स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया, और इसी वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो इसके बिंदु के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि सबसे, और ये भी कह सकते हैं कि इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता ही है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, इसका सबसे उपयुक्त नाम है। अब इसका नाम ये क्यों पड़ा, क्योंकि यह इस सभ्यता का खोजा गया प्रथम नगर था। अब इसको आपको ध्यान रखना है कि प्राचीन काल से किसी सभ्यता का जो भी नगर पहले खोजा जाता है, उस पूरी सभ्यता को उसी नगर के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा हमने भी किया। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला नगर खोजा गया 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, और इसी वजह से हमने इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख लिया। अब इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे बिंदु में, तो इसका दूसरा नामकरण जो देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। इस सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, यानी इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? चूंकि इसके आरंभिक जो नगर खोजे गए, इनकी जानकारी हमको सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटी में देखने को मिलता है। यानी इस सभ्यता का जो पता चला, ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर ये सभ्यता का जमाव देखने को मिला, और इस वजह से इस सभ्यता को, पूरी सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इसके आरंभिक स्थलों की, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस सभ्यता के आरंभिक स्थल सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के तट पर खोजे गए। अगर हम बात करें इसके स्थलों की, थोड़ा समझिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो आरंभिक स्थल थे, अब ये आरंभिक स्थल हमने क्यों बात की, क्योंकि प्रारंभ में जो स्थल खोजे गए इनकी संख्या 40 हुआ करती थी,
और ये 40 जो नगर थे वो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के तट पर देखे गए। इसके बाद में ज्यों ज्यों शोध बढ़ा, वर्तमान में लेकर के इनकी संख्या 1400 से लेकर के 1500 तक पहुंच गई। वर्तमान में इनकी संख्या 1500 है। आज़ादी के समय तक उत्खनन में इनकी संख्या 1400 पहुंच गई थी। तब यहाँ पर देखा गया कि इन 1400 नगरों में से केवल 40 नगर ही सिंधु घाटी सभ्यता के और उसकी सहायक नदियों के तट पर थे। शेष जो नगर थे, शेष लगभग 1100 जो नगर थे, वो सिंधु और गंगा के बीच, यानी सिंधु और गंगा नदी के बीच में स्थित थे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस सभ्यता के आरंभिक जो स्थल हैं, इस सभ्यता के जो आरंभिक स्थल हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर देखे गए। इनकी संख्या 40 थी। शेष जो नगर हैं वो सिंधु और गंगा के बीच में देखे गए और इस वजह से आरंभिक स्थलों का पता लगने के कारण इसको हमने पहले नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में जब इसके 1100 और स्थलों का पता लगाया गया जो कि सिंधु और गंगा नदी के बीच में थे, और इस वजह से ये नाम इसका अब वर्तमान में प्रचलन में नहीं रह गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता नाम था, क्योंकि इसके आरंभिक जो स्थल थे वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तट पर खोजे गए थे। इसके बाद में जब नए स्थलों का पता लगाया गया दूसरे क्षेत्रों से, तो इसका नाम ये समाप्त हो गया। अगर हम बात करें इसके तीसरे नाम की, तो इसको सिंधु और सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है, या इसको हम कह सकते हैं कि इसको सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सरस्वती सभ्यता। तो सरस्वती सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, इस पे समझ लीजिए। अभी जैसा हमने जिक्र किया कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो आरंभिक स्थल थे जिनकी संख्या 40 थी, ये खोजे गए सिंधु और उसकी सहायक नदियों के साथ। अगर हम बात करें सरस्वती, देखिए इसके बाद जो 1100 नगर खोजे गए वो मुख्य रूप से इधर गंगा नदी और ये सिंधु नदी, इस गंगा और सिंधु के बीच में, सिंधु के आरंभिक 40 नगर सिंधु के और उसके सहायक तट पर देखे गए। शेष जो 1100 नगर देखने को मिले, 1100 नगर स्थल जो पता लगाए गए वो सिंधु और गंगा के बीचों बीच एक नदी के तट पर, और ऐसा माना जाता है प्राचीन काल में सिंधु और गंगा के बीच में सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, जो कि वर्तमान में विलुप्त प्राय नदी है, मैदानों में ये विलुप्त हो जाती है। तो 1100 स्थल सिंधु और गंगा के बीच में खोजे गए और ये माना जाता कि सरस्वती गंगा और सिंधु के बीच में प्रवाहित होने वाली नदी थी, और इस वजह से इस सभ्यता का नाम सरस्वती सभ्यता रखा गया। तो आप ये कह सकते हैं, इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं कि इसका सरस्वती सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके जो अधिकांश जो नगर खोजे गए वो गंगा और सिंधु के बीच में देखे गए और मुख्य रूप से सरस्वती के भूभाग में देखने को मिले। आप ये कह सकते हैं 1947 ईस्वी के बाद लगभग 1100 नगरों की या बस्तियों के खोज सिंधु तथा गंगा के बीचों बीच मैदानी भाग से किए गए, जहां पर कभी सरस्वती नदी प्रवाहित हुआ करती थी। इस वजह से इस सभ्यता का नाम हमने क्या रखा, सरस्वती सभ्यता। लिख सकते हैं 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के बाद, भारत के विभाजन के पश्चात इस सभ्यता के 1400 स्थलों की पहचान की गई, जिनमें से 1100 स्थल गंगा एवं सिंधु के बीच मैदानी भाग जहां कभी सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, खोजे गए। इसी कारण इसे सरस्वती
सभ्यता भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। सरस्वती सभ्यता नाम क्यों पड़ा? 1947 में भारत के विभाजन के पश्चात लगभग 1400 स्थलों की पहचान की गई, जिनमें से लगभग 1100 स्थल गंगा और सिंधु नदी के मैदानी भाग में, जहां कभी सरस्वती नदी प्रवाहित हुआ करती थी, खोजे गए। इसी कारण से इसे सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब इसका एक नया नाम और इतिहासकारों ने अस्तित्व में दिया। कई इतिहासकारों ने इसको सिंधु और सरस्वती सभ्यता का नाम, मिश्रित नाम दे दिया। तो इसको सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। अब सिंधु और सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो आरंभिक स्थल खोजे गए थे वो सिंधु नदी घाटी से खोजे गए थे, और शेष जो नगर, अधिकांश नगर देखे गए वो सरस्वती नदी के आसपास मैदानी भागों से देखे गए, और इस वजह से इसको मिला जुला करके सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। अगर हम पांचवें नगर की बात करें तो इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि किस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता इसे क्यों कहते हैं? इस काल के मनुष्य ने, देखिए मनुष्य के द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो सबसे पहली धातु थी वो तांबा थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के मनुष्य ने तांबे में टिन को मिलाकर के एक ठोस धातु बना रखी थी, जिसको हम कांसा कहते थे। तो हम ये लिख सकते हैं कि तांबा और टिन मिलाकर के कांसा धातु बनाई गई, और इस सभ्यता के द्वारा कांसा धातु का प्रयोग किया गया, और इस वजह से इस सभ्यता का नाम क्या पड़ा? कांस्य युगीन सभ्यता। तो हम यहां पर नोट कर सकते हैं कि इस सभ्यता के मानव द्वारा कांसा धातु का सर्वाधिक प्रयोग किया गया, और इस वजह से इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। अगर इसके नामकरण में एक और नाम देखें तो इसको नगरीय क्रांति की संज्ञा भी दी जाती है, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसके अगले नाम के अंतर्गत, नामकरण के अंतर्गत हम कह सकते हैं प्रथम नगरीय सभ्यता। तो प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का नगर नियोजन जो विन्यास था वो उच्चम कोटि का था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सड़कों के दोनों ओर किनारों पर नालियाँ बनी होती थी, साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था थी, जल निकास का उत्तम प्रबंधन था। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ये आधुनिक नगरीय प्रणाली को जन्म देने वाली सभ्यता मानी गई है, और इस वजह से, या हम ये भी कह सकते हैं कि पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता से देखने को मिलता है, और इसी वजह से इसको हम प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता से माना जाता है। इसलिए इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता, चूंकि इस सभ्यता का पहला नगर जो खोजा गया हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता हुआ। आरंभिक जो स्थल देखने को मिले सिंधु घाटी से देखने को मिले, इसी वजह से इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। शेष आज़ादी के बाद जो सर्वाधिक स्थल देखे गए वो सरस्वती नदी के आसपास मैदानी भागों से देखे गए, इसीलिए इसको सरस्वती सभ्यता। चूँकि इसके प्रमुख जो नगर खोजे गए वो सरस्वती और सिंधु के नदियों के सहारे देखे गए, और इसी वजह से इसको सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता के मानव के द्वारा सबसे पहले कांसे धातु का प्रयोग किया गया, या कांसे के सर्वाधिक उपयोग के कारण इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं क्योंकि नगरों का उदय इसी सभ्यता से देखने को मिलता है। तो ये था कुछ नामकरण के बारे में। आगे हम इस अध्याय में देखते हैं कि इसके कालक्रम के बारे में, हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक लेकर विकसित हुई। इसमें इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, और उसका कारण भी ये है कि हड़प्पा सभ्यता जिस अवस्था में हमको प्राप्त हुई वो अत्यधिक विकसित अवस्था थी, और इस वजह से इसके आरंभिक अवस्था का पता नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा, अगर हम इसके बात करें उत्खनन की, जहाँ से हमको कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती थी, एक माध्यम और था जो इसकी लिपि थी,
लिपि के माध्यम से इसके अवधि के बारे में, इसके कालक्रम के बारे में अध्ययन किया जा सकता था, परंतु इसकी लिपि जो है वो चित्राक्षर है, उसको स्पष्ट तौर पर पढ़ा नहीं जा सकता, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। और इस वजह से इसके कालक्रम के बारे में इतिहासकार अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। अगर हम इसके उत्खनन की बात करें तो इसके उत्खनन में चूँकि लंबवत उत्खनन पॉसिबल नहीं है, लंबवत उत्खनन संभव ना हो पाने का कारण, लंबवत उत्खनन इस वजह से संभव नहीं है क्योंकि जब हम इस क्षेत्र की खुदाई करवाते हैं तो एक निश्चित गहराई पर जाने के बाद हमको जल भराव देखने को मिलने लगता है, धसाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इस सभ्यता के कालक्रम के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। अगर हम क्षैतिज उत्खनन की बात करें तो जब हम इस सभ्यता के नगरों की क्षैतिज उत्खनन करते हैं तो कुछ दूरी पर उत्खनन करने के बाद आधुनिक समय में कुछ नगर बसे हुए देखने को मिलते हैं, यानी कुछ जीवित सभ्यता विकसित जिन इनके ऊपर हो चुकी है। इस वजह से इनके नीचे जो दबे हुए अवशेष हैं इनको उत्खनित करने के लिए एक जीवित सभ्यता को हटाना उचित नहीं माना जाता है। इस वजह से इस सभ्यता के विस्तार और उसके कालक्रम के बारे में स्पष्ट मत नहीं प्राप्त हो पाता। तो इसलिए इतिहासकारों ने इसके कालक्रम के बारे में अलग अलग मत प्रस्तुत किया है। आइए एक एक करके देखते हैं किस इतिहासकार ने क्या काल इसका निर्धारित किया। यहाँ से भी प्रश्न कई बार एग्जाम में कोट करके दे दिया जाता है, सूची बना करके एक तरफ इतिहासकार का नाम दे दिया जाता है और दूसरी तरफ उसका काल निर्धारण दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता का कौन सा कालक्रम निर्धारित करके निश्चित किया है। तो यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं काल निर्धारण। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम और काल निर्धारण के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हमने बोर्ड पर कुछ तिथियाँ लिख रखी हैं। इसमें 3500 ईसा पूर्व से 1350 ईसा पूर्व तक है, 2500 ईसा पूर्व से 1500, 2350 से 1750, 3250 ईसा पूर्व से 2750, 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व और 3500 से 2500 ईसा पूर्व और 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक है। तो इन पर हम बात करते हैं किस किस इतिहासकार ने कौन कौन सी तिथियां दी हैं और उसकी क्या विशेषता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1350 ईसा पूर्व, तो हम देखेंगे कि इतिहास की कई पुस्तकों में देखने को मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम के बारे में रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम इसकी तिथि का निर्धारण करते हैं। चूँकि कार्बन डेटिंग के अनुसार 50,000 वर्ष पूर्व तक के जो भी साक्ष्य हैं उनकी आयु का निर्धारण स्पष्ट तौर पर किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद के जो भी जीवाश्म हैं या जो भी वस्तुएं उनकी आयु का निर्धारण करने के लिए हमको यूरेनियम डेटिंग का सहारा लेना पड़ता है। तो कार्बन डेटिंग के अनुसार हमने जो तिथि निर्धारित की है वो कार्बन डेटिंग के अनुसार 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक है। इसको मुख्य रूप से किताबों में 3 वर्गों में विभाजित करके रखा गया है, 3 वर्गों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो अगर इसको हम बात करें तो 3 भागों में कौन कौन से बांटा गया है। तो सबसे पहला है पूर्व हड़प्पाई काल और दूसरा है परिपक्व हड़प्पाई काल और तीसरा है उत्तर हड़प्पाई काल। इस तरीके से इस काल को 3 भागों में रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया। पूर्व हड़प्पाई काल के बारे में जो तिथियां हैं वो 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 3500 ईसा पूर्व से लेकर के और 2600 ईसा पूर्व के मध्य देखने को मिलती है। 2600 ईसा पूर्व के मध्य देखने को मिलती है। इसके बाद जो परिपक्व हड़प्पाई काल है, परिपक्व हड़प्पाई काल 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के मध्य देखने को मिलता है। और जो उत्तर हड़प्पाई काल है वो 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के मध्य देखने को मिलता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1900 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता में एक रूपता आ गई थी और धीरे धीरे ये सभ्यता पतन की ओर चली गई और 1500 ईसा पूर्व या 1300 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता धीरे धीरे पतन हो गई थी। तो इस तरीके से कार्बन डेटिंग के अनुसार इसकी तिथि हम जो निर्धारित करते हैं वो 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व है। 3 भागों में इसको हम डिवाइड करते हैं। ये भी याद रखना है 50,000 वर्ष पूर्व तक के जो भी जीवाश्म होते हैं उनका आसानी से पता हम रेडियो कार्बन डेटिंग से लगा लेते हैं, जिसमें कार्बन 14 का जिक्र किया जाता है। इसके शेष जो
अधिक पुरानी वस्तुएं होती हैं उनके जीवाश्मों का पता लगाने के लिए या उनकी आयु का निर्धारण करने के लिए हमको यूरेनियम डेटिंग का सहारा लेना पड़ता है, जिससे हम पृथ्वी की आयु का निर्धारण करते हैं। अगर हम बात करें 2500 से 1500 ईसा पूर्व, तो एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने ये वर्ष निर्धारित किया 2500 से 1500 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर के अनुसार ये काल निर्धारित है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का समकालीन बताया। सुमेरियन सभ्यता, या जिसको हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जानते हैं, वहाँ का एक शासक था जिसका नाम था सारगोन। सारगोन का जो शासन काल था वो 2400 ईसा पूर्व के आसपास का था। इस सारगोन के शासन काल में हड़प्पा सभ्यता का जो व्यवसाय था वो चरम पर था। वहाँ से कुछ मोहरें भी हमको प्राप्त हुई, मेसोपोटामिया के से व्यापार होने के भी प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। तो सारगोन के शासन काल में हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में पता चलता है, और इस वजह से हम ये मानकर चलते हैं कि ये सभ्यता अपने चरम पर रही थी। और इस वजह से 2500 ईसा पूर्व से मार्टिमर व्हीलर ने इस सभ्यता की शुरुआत मानी है। चूँकि 1500 ईसा पूर्व से ऋग्वैदिक सभ्यता प्रारंभ हो जाती है, इसलिए इसकी निम्न सीमा जो मानी गई है वो 1500 ईसा पूर्व है। तो सारगोन के शासनकाल से तालमेल रखते हुए मार्टिमर व्हीलर ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य इसका काल निर्धारण किया है। अगर इसके बाद हम बात करें 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, तो एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था डीपी अग्रवाल के द्वारा माना जाता है कि यह सभ्यता 2350 ईसा पूर्व में, यानी सारगोन के शासनकाल के पश्चात ये चरम पर आई, और 1750 ईसा पूर्व तक ये धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर आई। तो डीपी अग्रवाल ने 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक की इसका काल निर्धारित किया है। अगर इसके बाद हम बात करें 3250 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व, इसमें जॉन मार्शल का नाम आता है। जॉन मार्शल जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक भी रहे और हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर व्यापक खुदाई की थी। इन्होंने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक इसके काल के बारे में निर्धारित किया, और इन्होंने ये भी बताया कि इस काल को इसके पतन का काल या अंतिम काल न मान लिया जाए, क्योंकि इन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता अपने जीवन काल में लगभग 7 बार जलमग्न हुई थी। यानी जॉन मार्शल ने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जलमग्न होने के कारण से हुआ था, और हड़प्पा जो नगर था वो 7 बार जलमग्न हुआ था। तो संभवतः 2750 ईसा पूर्व में पहली बार हड़प्पा सभ्यता जलमग्न हुआ, और इस वजह से उन्होंने इस काल को निम्न काल माना। इसके बाद भी हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में रही थी, ऐसा जॉन मार्शल ने बताया। तो 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक जॉन मार्शल ने बताया। इसके बाद बात आती है 2800 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। तो एक इतिहासकार हुए थे जिनका नाम था मैके महोदय ने, जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के बारे में बहुत योगदान दिया। मोहनजोदड़ो का भी उत्खनन किया। तो मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता मैके ने बताया कि 2800 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता विकसित हुई थी। इसके बाद बात आती है 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक। तो यहाँ पर एम.एस. वत्स का नाम आता है। एम.एस. वत्स एक इतिहासकार हुए थे। एम.एस. वत्स के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। इन्होंने 3500 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारित किया है। अगर इसके बाद बात हम करते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक, तो एक डेल्स व्यक्ति हुए थे, इतिहासकार हुए डेल्स ने कोडदीजी, आमरी, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो आदि सैंधोकालीन नगरों के बारे में विस्तृत अध्ययन करके ये काल निर्धारित किया 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। तो इस तरीके से ये कुछ इतिहासकार हुए जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का काल अलग अलग निर्धारित किया है। अब इसके बाद बात की जाती है हड़प्पा सभ्यता के निर्माता मानव प्रजाति के बारे में। तो मुख्य रूप से 4 प्रजातियां देखने को मिली थी हड़प्पा सभ्यता में मानव की, जिसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड हुआ करता था। इसके अलावा भूमध्य सागरी, जिसको मेडिटेरियन कहा जाता था, अल्पाइन प्रजाति के और मंगोलाइट प्रजाति के, ये 4 प्रजाति की मानव प्रजातियां देखने को मिलती हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो थोड़ा सा इन पर डिस्कस करते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में। आइए देखते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के बारे में।
तो मुख्य रूप से सिंधु सभ्यता के जो मानव प्रजातियां थी उसमें प्रमुख प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी, मंगोलाइड और अल्पाइन थी। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से किस प्रजाति के मानव के साक्ष्य नहीं देखने को मिलते हैं या देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 4 प्रकार की प्रजातियां मानव की देखने को मिलती है हड़प्पा सभ्यता के मनुष्यों में। तो अगर हम बात करें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड इस सभ्यता का प्रथम मानव माना जाता है, या इस सभ्यता में आने वाले जो प्रथम प्रजाति के मानव थे वो आप प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इस सभ्यता का प्रथम मानव था। प्रथम मानव जो आए इस सभ्यता में वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थे। वर्तमान में मध्य भारत के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में अभी विद्यमान है, या मध्य भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में पाए जाते हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के किस प्रजाति के मानव वर्तमान में भारत के अनुसूचित जाति और जनजाति के रूप में अभी भी विद्यमान है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड हुआ करते थे। अगर इसके बाद हम करें भूमध्य सागरी की, तो इसको मेडिटेरियन के नाम से भी जाना जाता है। मेडिटेरियन भूमध्य सागरी जो है वो मेडिटेरियन के नाम से जाने जाते हैं, यानी इनका दूसरा नाम मेडिटेरियन भी देखने को मिलता है। मुख्य रूप से इस मानव को इस सभ्यता का निर्माता मानव कहा जाता है। इस मानव को सभ्यता का निर्माता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानव किसे कहा जाता है? सभ्यता का निर्माता मानव कहा जाता है। यानी भूमध्य सागरी जो व्यक्ति है, जो प्रजाति का मानव है, उसी को हड़प्पा सभ्यता का निर्माता माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि भूमध्य सागरी जो मानव था, ये जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो ये भागकर दक्षिण में चले गए। तो दक्षिण में वर्तमान में जो तमिल भाषा, तेलुगु भाषा के लोग हैं, कन्नड़ भाषा के लोग हैं, वही मुख्य रूप से भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग माने जाते हैं। एक इतिहासकार हुए, भाषाविद हुए, माफ कीजिएगा, एक भाषाविद हुए जिनका नाम था सुनीत चंद्र चटर्जी। सुनीत चंद्र चटर्जी ने इस प्रजाति के लोगों की भाषाओं के बारे में अध्ययन किया, जिनकी मुख्य रूप से भाषा तमिल, तेलुगु और कन्नड़ हुआ करती थी। बलूचिस्तान के क्षेत्र में इस प्रजाति के मानव जो पाए जाते हैं, जिनकी ब्राहुई भाषा हुआ करती थी। तो ब्राहुई भाषा से तालमेल होने के कारण, समानता होने के कारण जो तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषाई लोग हैं, उस मानव को मेडिटेरियन या भूमध्य सागरी मानव माना जाता है। और ऐसा माना जाता है आर्यों के आक्रमण से ये दक्षिण भारत चले गए। इसके बाद अगर हम बात करें मंगोलाइड व्यक्ति की, तो वर्तमान में ये उप हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं, सिक्किम, असम के क्षेत्र में अभी भी पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अल्पाइन मानव की, अल्पाइन प्रजाति के मानव की, तो सिंधु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र में पाए जाने वाली प्रजातियां जो हैं मानव की, वो अल्पाइन श्रेणी की मानव आती हैं। और ये भी सिंधु घाटी सभ्यता में इसके भी अवशेष देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लिख सकते हैं उप हिमालयी क्षेत्र में विद्यमान है। यहाँ अगर हम बात करें तो सिंधु या सिंध कह सकते हैं, सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, तमिलनाडु में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता के मानव निर्माताओं में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी, मंगोलाइड और अल्पाइन प्रमुख हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की, उत्पत्ति की, तो यहाँ पर इतिहासकारों के 2 मत हो जाते हैं। एक विदेशी मत हो जाता है और दूसरा स्वदेशी मत हो जाता है। विदेशी मत के अंतर्गत कुछ इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से होते हुए मिस्र की सभ्यता, दोनों के मिला जुला रूप देखने को बोलते हैं। कुछ इतिहासकार मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता और मिस्र सभ्यता की देन मानते हैं, और कुछ इतिहासकार इसको सिंध, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के आसपास जो भी नल्ला, कुल्ली और सोथी संस्कृतियां विकसित थीं, उस संस्कृतियों से भारतीय सभ्यता का विकास मानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मानते हैं। तो ये एक बार छोटी सी झलक डालते हैं उद्भव पर, और उन इतिहासकारों के बारे में जिक्र करते हैं जिन्होंने स्वदेशी मत और विदेशी मत प्रस्तुत किया है। एक एक करके देख लेते हैं। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में। तो जैसा अभी हमने बताया कि उद्भव के बारे में 2 मत प्रस्तुत किए जाते हैं। एक विदेशी उद्भव का मत है, दूसरा स्वदेशी उद्भव का मत है। अगर हम विदेशी उद्भव के मत की बात करें तो इसमें मार्शल व्हीलर, मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, डी कौशाम्बी, HD संकालिया जैसे इतिहासकार शामिल होते हैं।
इन विदेशी उद्भव के मत में मार्शल व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और एच डी संकालिया जो इतिहासकार हैं, इन्होंने माना कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग मिस्र से होते हुए सांस्कृतिक परिस्थितियों के माध्यम से भारत के सिंधु क्षेत्र में आए और यहाँ पर परिस्थितियों की दृष्टि से उन्होंने सिंधु सभ्यता का विकास किया। और इस वजह से ये माना जाता है कि मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता को जन्म देने के लिए उत्तरदायी हैं, या आप ये कह सकते हैं मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता के लोगों के द्वारा ही सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ। और इस वजह से इसको हम विदेशी उद्भव का मत कहते हैं। अगर इसमें हम बात करें, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है क्रेमर ने बताया, क्रेमर ने कहा कि वर्ष 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियाई सभ्यता के जो लोग थे, सुमेरियाई सभ्यता के लोग यहाँ आए, सभ्यता के लोग मिस्र होते हुए यहाँ आए और इस सभ्यता को जन्म दिया। तो इस तरीके से क्रेमर ने बताया 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियाई सभ्यता के लोग मिस्र होते हुए यहाँ आए और सभ्यता को जन्म दिया। अब इसमें एक व्यक्ति और होते हैं जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड भी यही बात दोहराते हैं कि सुमेरियाई सभ्यता के लोग मिस्र होते हुए आए। बस फर्क इतना है कि क्रेमर ने अपना वर्ष दे दिया है कि 2400 ईसा पूर्व में आए और गार्डन चाइल्ड ने कोई वर्ष प्रस्तुत नहीं किया। इन्होंने बस इतना कहा कि सुमेरियाई सभ्यता या मेसोपोटामिया सभ्यता के जो लोग थे वो नवीन भूमि की तलाश करते हुए यहाँ पहुँचे और इन्होंने सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर यहाँ का विकास किया। तो इस तरीके से गार्डन चाइल्ड और क्रेमर ने सुमेरियाई सभ्यता के लोगों को ही सिंधु घाटी सभ्यता का जनक के रूप में माना है। अगर हम बात करें एच डी संकालिया की, एच डी संकालिया एक इतिहासकार होते हैं, एच डी संकालिया ने मेसोपोटामिया के जिगुरत से, एच डी संकालिया ने मेसोपोटामिया के जिगुरत एक स्थल हुआ करता था जो नीचे से आधार जिसका चौड़ा हुआ करता था और ऊपर जाते हुए ये सकरा हो जाया करता था। तो ये जो जिगुरत था मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया के जिगुरत से, इसको क्या बोलते थे, जिगुरत एक प्रकार का ऊंचा टीला हुआ करता था जिसकी संरचना आधार चौड़ा और शीर्ष थोड़ा सा ऊपर की ओर नुकीला होता चला जाता था। तो मेसोपोटामिया की जिगुरत की तुलना सिंध के क्षेत्र में बलूचिस्तान से जो प्राप्त हुए चबूतरे, यानी बलूचिस्तान के निकट उत्खनन में जो चबूतरे प्राप्त हुए, इनकी भी संरचना सेम टू सेम देखने को मिलती, जिगुरत की जैसे देखने को मिलती। तो इसमें एच डी संकालिया ने क्या कहा कि बलूचिस्तान के चबूतरों की संरचना देख करके आप इसमें लिख सकते हैं, बलूचिस्तान के चबूतरों की संरचना मेसोपोटामिया के जिगुरत से की और इन दोनों सभ्यता को एक दूसरे का पूरक माना है। तो एच डी संकालिया ने भी ऐसा माना कि मेसोपोटामिया के लोग यहाँ आए और उन्होंने राजतंत्र के जिगुरत के तौर पर यहाँ पर बलूचिस्तान के क्षेत्र में नई सभ्यता का विकास किया। तो इस तरीके से क्रेमर और एच डी संकालिया, गार्डन चाइल्ड, डी डी कौशाम्बी इत्यादि जो मार्शल जैसे और मार्टिमर व्हीलर जैसे जो इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको विदेशी सभ्यता का परिणाम माना है। अगर हम बात करें इन दोनों में समानता की, सिंधु घाटी सभ्यता की और मेसोपोटामिया की सभ्यता से, तो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता में कई अंतर देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ये कि मेसोपोटामिया में जो सभ्यता थी वो अर्धनगरीय सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो पूर्ण नगरीय सभ्यता थी। अगर हम बात करें मेसोपोटामिया में, तो वहाँ पर नगरों का विन्यास इतर बितर था, और जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का एक जाल बुना हुआ था, नगर विन्यास प्रणाली उत्तम कोटि की थी। अगर हम बात करें मेसोपोटामिया में सड़कों की, तो सड़कें अस्त व्यस्त हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था थी। मेसोपोटामिया में जल निकास की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकास की उत्तम कोटि की व्यवस्था मानी गई थी। मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों के मकान देखने को मिलते हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान देखने को मिलते हैं।
मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिरों के बारे में अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में एक भी मंदिर का अवशेष प्राप्त नहीं होता है। और भी समानताएं देखने को मिलती हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो लिपि देखने को मिली वो कीलाक्षर है, जबकि सैंधो सभ्यता में जो लिपि है वो चित्राक्षर है। तो इस तरीके से दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है, और इस वजह से इतिहासकार इस मत को झूठा मानते हैं, असत्य मानते हैं। अब अगर हम बात करें स्वदेशी मत में, तो स्वदेशी मत में फेयर सर्विस, अमलानंद घोष, आलचिन दंपत, SR राव और DP अग्रवाल का नाम आता है। इन्होंने बताया सिंधु सभ्यता का विकास ईरानी, बलूचिस्तानी और सिंध की संस्कृतियों से मिलाकर हुआ है। और इन्होंने बताया कि आमरी, कोटदीजी, सिंध, बलूचिस्तान, ईरान इत्यादि की जो संस्कृतियां हैं यही विकसित होकर के सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जानी गई। अगर हम बात करें फेयर सर्विस की, तो फेयर सर्विस ने बताया कि बलूचिस्तान के नाल, कुल्ली, राना गुंडाई तथा सिंध के आमरी, कोटदीजी आदि की संस्कृतियों से इसका विकास हुआ है। तो फेयर सर्विस ने बताया कि बलूचिस्तान के नाल, कुल्ली, राना गुंडाई इत्यादि जो संस्कृतियां हैं, आमरी, कोटदीजी, इनसे मिलकर के इस संस्कृति का विकास हुआ है। अगर हम बात करें अमलानंद घोष की, तो अमलानंद घोष ने कहा राजस्थान के बीकानेर जिले में एक सोथी संस्कृति थी, उस सोथी संस्कृति से इस सभ्यता का विकास हुआ है। उन्होंने सुरकोतदा से प्राप्त जो मृदभांड हैं उनकी तुलना भी सोथी संस्कृति से की है। सुरकोतदा से प्राप्त मृदभांड, बलूचिस्तान के क्षेत्र से प्राप्त मृदभांड सोथी संस्कृति से प्राप्त मृदभांडों से बिल्कुल तालमेल खाते हैं। दोनों पर पीपल पत्तों की समान संरचना देखने को मिलती है, रस्सी के समान निशान देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ गोलीदार बर्तन भी देखने को मिलते हैं, और इस वजह से अमलानंद घोष जो है इस सभ्यता को देसी मत के स्वदेशी उद्भव के आधार पर मानते हैं, और सोथी संस्कृति का परिवर्तित रूप ही सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में मानते हैं। सोथी संस्कृति के मृदभांड और बर्तनों में समानता भी है। कालीबंगा के भी कई स्थलों से जो प्राप्त साक्ष्य हैं उनसे भी सोथी संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सोथी संस्कृति प्राक हड़प्पाई संस्कृति है, या हड़प्पा के पहले की सभ्यता है। सोथी संस्कृति ही विकसित होकर के हड़प्पा सभ्यता के रूप में जानी जाती है। तो ये था हमारे इतिहास में हड़प्पा सभ्यता के परिचय के बारे में, उसके काल निर्धारण के बारे में, उसके नामकरण के बारे में, उसकी प्रजाति के लोगों के बारे में और उसके उद्भव के बारे में। शेष वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे उसकी विशेषता, उसके साक्ष्य, उसके नगर नियोजन प्रणाली, उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में। तब तक के लिए बने रहिएगा दिशा एकेडमी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।